हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस ऑप्टिक्स के दूसरे स्पेशल क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक बराबर जो फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कोई भी हो वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस पे जा रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी जो हो गया वो निर्वात में प्रकाश की चाल और वी जो हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम डिपेंड करेगा कि ठोस द्रव गैस कहाँ से हो जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में फिर हमने नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया था। और आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने रखा है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के रेशियो को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में पहला हमने रखा कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू, ये देखो ये 2μ1 जो लिखा हुआ है ना डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है 2μ1, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि माध्यम एक का माध्यम दो के साथ या दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये इसका अर्थ है इसका लिखने का, कहने का। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था ये टू म्यू वन इज इक्वल टू कहेंगे कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है μ1/μ2 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काम आएगा आगे। माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष जब अपवर्तनांक होगा तो उसके बराबर क्या आएगा? μ1/μ2। इसको नोट करिएगा, इसको जो है आप नोट करिएगा कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 2μ1 होता है इज इक्वल टू μ1/μ2। ये दूसरा जो है वो है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1μ2। 1μ2 इज इक्वल टू हो गया कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू फार्मूला होता है μ2/μ1। ये याद रखिएगा आपको, ये दोनों काम देगा। एक होगा μ1/μ2 जब एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, और जब दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा तो μ2/μ1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको जो फाइनली दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में गुना कर दें 2μ1 गुने 1μ2, ये इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में गुना हो जाएगा, ये और ये आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2μ1 इंटू 1μ2 इज इक्वल टू μ1/μ2 इंटू μ2/μ1 आपस में कट गया, सारा आपस में कट गया, पर फिर भी एक तो आएगा ना, घट नहीं गया, कट गया। कटने के बाद वैल्यू एक होता है। तो 2μ1 इंटू 1μ2 की जो वैल्यू होती है आपस में गुना करने पर वो एक होता है। तो यहाँ पर क्या हम 2μ1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये बराबर के इस साइड आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 2μ1 इज इक्वल टू 1/1μ2। ये हमारा क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष अगर हम करके देखें तो क्या कंडीशन बनता है, किस तरह के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो कहा गया कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो ये WμG मतलब ग्लास का पानी के वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक, WμG की जो वैल्यू हुई, इसका कहने का अर्थ है कि ग्लास का पानी के यानी वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो μG यानी पहले ग्लास ऊपर होगा क्योंकि ये वाला पहले ऊपर होता है, μG/μW। ठीक है, ये हमारा बनेगा। फिर कहेंगे कि पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पानी का ग्लास यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले ये ऊपर वाला रहेगा, तो वाटर μW/μG ये हमारा होता है। फॉर्मूला के आधार पर ये एग्जांपल मानकर चलो। अब इन दोनों को आपस में हम गुना करेंगे तो μW यानी ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक गुने पानी का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो μG/μW गुने μW/μG, आपस में सारा कट गया तो आपका बच गया WμG, यहाँ पर G होना चाहिए, हाँ, WμG गुने ग्लास का कांच का पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, फाइनली हमें एक आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सभी बेसिक बातें थे, आप लोग बता दो आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया?
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। अब देखो ये स्नेल लॉ मैंने अभी अभी कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, जिसको हम लोग साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जया, जिसको हम साइन आर कहते हैं, इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। यानी स्नेल का नियम बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये नियतांक है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से μ1, क्योंकि माध्यम एक के लिए किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, तो आने वाला माध्यम और जाने वाला माध्यम, और अपवर्तन कोण, सॉरी ऐसे रहेगा, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर बराबर साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन इज इक्वल टू 1 म्यू टू। यानी इसमें कहेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये फिगर है, आप इसको बना लीजिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ लिखी है, इसमें मैं करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपका? यहाँ तक क्लियर है सभी का? समझ में आ रहा है बिल्कुल? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्नेल लॉ पढ़ रहे हैं, जिसको हमने बेसिक से ऑलरेडी 10th में भी पढ़ रखा था और आज के कल के क्लास में भी हमने पढ़ा था कि किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर। तो हमने क्या लिखा, μ1 ये जो है माध्यम 1 हो गया, और μ2 यानी सिंपल सी बात है, ये पहला अपवर्तनांक ये दूसरा अपवर्तनांक, तो ये माध्यम 1 और माध्यम 2, तो μ1 साइन आई बटे बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 बटे μ2 को हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि ये फिगर आप बना लो, ये माध्यम 1 हो गया, तो माध्यम 1 हो गया, यहाँ पर साइन ये आई एंगल हो गया, ये माध्यम दूसरा हो गया, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, आर हो गया, ये अभिलंब है जी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ये माध्यम 1 माध्यम, फिगर बना लो, काम देगा आपको। अब हम इसके कुछ बेसिक्स को सीखते हैं। देखिए जो इंटरेस्टिंग बातें इसमें लिखी गई है कि माध्यम 2 माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे ऑप्टिकली डेंसर, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम, सिंपल सी बात है कि अपवर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम कौन सा होगा, सघन माध्यम। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन है, अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि 2 माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे ऑप्टिकली डेंसर यानी सीधे सीधे हम कहेंगे प्रकाशिक सघन माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसको प्रकाशिक विरल माध्यम कहा जाता है। ये लाइन अपनी कॉपी में सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो इस लाइन को जो मैंने अभी लिखाया है, जल्दी से नोट करो फटाफट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं। अब देखो ये क्या है कि हालांकि इतना डीपली हमें जाना नहीं है, पर फिर भी चल के देखते हैं थोड़ा सा। कहा गया है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम से क्या फ़र्क पड़ता है, ये अभिलंब से दूर की ओर जाती है। देखो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से ये मान लो, ये देखो डेंसर माध्यम, देखो यहाँ है ना, ये ऑप्टिकली प्रकाशिक सघन माध्यम और ऑप्टिकली ये हमारा सघन माध्यम, और एक हमारा हो गया, हाँ ये डेंसर हो गया, और ये हो गया। ठीक है, विरल माध्यम। तो मानकर चलो कि ये जो है ये माध्यम हमारा कौन सा है, सघन माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो अभी अभी देखो हम ये सभी चीज़ें जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इतना पूछता नहीं है हमारे एग्जाम में, पर फिर भी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो मैं क्लियरली, हालांकि मैंने आगे लिखा भी है कि वो अभिलंब से दूर की हो जाएगी। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, ये फिगर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगा तो ये जो अभिलंब है इससे दूर भागेगा। यहाँ जो स्पेस है ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ जो स्पेस है, सिंपल सी बात है, अगर मैं फिगर के थ्रू बताना चाहूँ कि जब प्रकाश, जैसे मानकर चलो कि इस तरह से है, ये अभिलंब है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो फिगर इस तरह से बनेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम मानकर चलो, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो ये सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है।
तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो रियल में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग जाती है, यानी ये ऐसे चलती है। क्लियर है? यानी ये अविलंब है, ये क्या है? अविलंब है। तो हमने सीखा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की जाती है तो यह अभिलंब से दूर की ओर भाग जाती है। कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर आ जाती है, यानी ऐसे ऐसे, उधर नहीं जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको कुछ ही सेकंड के बाद सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखो स्नेल के नियम से म्यू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन वन बराबर म्यू टू साइन आई टू। तो म्यू वन बटे म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आई टू बटे साइन आई वन, ये अभी अपने पढ़ा है। और ऐसे कंडीशन में म्यू वन बड़ा होता है म्यू टू से, म्यू वन बटे म्यू टू की वैल्यू एक से बड़ी होती है। ठीक है, ये समीकरण एक। और साइन आई टू बटे साइन आई वन अगर ग्रेटर देन वन हो, अगर ये इससे बड़ा हो तो साइन आई टू बड़ा होगा, साइन आई वन छोटा होगा। तो आई टू बड़ा होगा, आई वन छोटा होगा। ठीक है, तो आपको पढ़ा अभी अभी हमने कल पढ़ा था कल के क्लास में कि म्यू इज इक्वल टू सी बटे वी। तो ये पहला है तो वी वन, म्यू टू इज इक्वल टू सी बटे दूसरा है तो वी टू। ठीक है, तो समीकरण एक और दो से करके चलेंगे तो ऐसे कंडीशंस आपके बनेंगे। हालांकि ये चीज़ें हमें सीखनी नहीं है, ये इतना नोट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अभी। ये नोट हो गया? ये देखो कुछ बातें लिखी गई है कि किसी को मतलब नहीं है कि आपका मकसद क्या है। सही बात है, किसी को मतलब नहीं है कि आपका मकसद क्या है, किसी को खबर नहीं है कि आपका प्लान क्या है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानना भी चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कोई नहीं जानना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लोग बस एक ही चीज़ देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिखा काफ़ी अच्छी है। ठीक है, चलो ये इतना इंटरेस्टिंग है नहीं इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे हम आते हैं। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर इंपॉर्टेंट रहता तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है पूरा फोकस करते, उसके बाद हम आगे बढ़ते। कहा गया कि जब प्रकाश, देखो मैं बता रहा था अभी अभी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, परंतु जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैंने बताया था कि ये अभिलंब से दूर भाग रही है। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर देखो ये फिगर उसी का है जी। ठीक है, अभिलंब से दूर भागती है और प्रकाश के चाल में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है कि ठोस से जाकर द्रव में अगर आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठोस से गमन करते हुए अगर द्रव में ही एंट्री कर जाए, सघन से विरल में यानी गैस में भी एंट्री कर जाए तो स्पीड बढ़ेगा ना, क्योंकि रुकावटें कम आएगी, प्रतिरोध कब आएगा। तो जब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। हालांकि यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है और प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है तथा प्रकाश का तरंग धैर्य में भी वृद्धि होती है। जब चाल बढ़ेगा तो तरंग धैर्य में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये हमने लिखा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सिंपल सी बात है कि ये अभिलंब की ओर, हालांकि इसको आना चाहिए था ऐसे, इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब जो है, जब प्रकाश की किरण आई तो ये जब प्रकाश की किरण मतलब एंट्री किया तो ये सघन माध्यम से ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये मानकर चलते हैं कि ये कौन सा माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा कौन सा माध्यम है जी, सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाइएगा ना तो ये गैस या द्रव से ठोस में एंट्री करिएगा तो इसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा किया जाएगा। तो ये सीधे ना जाकर, उधर भी ना जाकर अभिलंब की ओर आ जाती है। तो ये I1, ये I2, ठीक है, ये μ1, ये μ2। क्लियर है? अब स्नेल के नियम से μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2, वही सेम μ1 बटे μ2 और साइन I2 बटे साइन I1। तो ऐसे कंडीशन में μ1 बड़ा हो जाएगा, μ1 छोटा हो जाएगा, μ2 ही बड़ा हो जाएगा। और μ1 जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला, जिस बच्चों को नोट्स दिया गया उसको समझ में आ रहा होगा। तो μ1 बटे μ2 इज ग्रेटर देन लेस देन 1, यानी एक बड़ा होगा इन दोनों से। ठीक है, और साइन I2 बटे साइन I1 वो भी जो है वो एक से छोटा होगा, यानी एक बड़ा होगा। और साइन I2 बड़ा होगा, साइन I2 छोटा होगा, साइन I1 बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, I2 छोटा होगा, I1 बड़ा होगा। तो μ1 इज इक्वल टू सी बटे V1, μ2 इज इक्वल टू सी बटे V2। और यहाँ से जो समीकरण सॉल्व होगा
यहाँ से हमें पता चलेगा कि V2 बड़ा है, V1 छोटा है, V1 इज इक्वल टू लेमडा पाई 1। ये सब फालतू चीज़ें, इतनी सीखने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिलहाल आप यहीं तक रहने दो। ये जा देखो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वही मैं सिखाऊंगा, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। ओके, आराम आराम से आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक, ठीक है, टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी अभी हमने फिगर के साथ बताया था, अभी अभी हमने फिगर के साथ बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, ये मानकर चलो अभिलंब है, परपेंडिकुलर, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना, नॉर्मली ऐसे, सॉरी थोड़ा ऐसे, हाँ, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इस ओर चलना शुरू कर देती है, ऐसे मानकर चलेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, लिख लो जी लाइव चैट में इसको, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और प्रकाश की चाल में कमी भी आएगी। जब चाल में कमी आएगी तो तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिकली कम जाएगा। और इस टॉपिक को देखते हैं लाइन पे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति, जिसका SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है वो नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है जी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये हम आपके लिए कल के क्लास के लिए रखते हैं। फिलहाल आज की क्लास की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में, और बहुत जल्द हमारा ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 क्लास मैंने टारगेट रखा है कि 20 क्लास में हम आपके ऑप्टिक्स को ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा मॉडर्न फिजिक्स जैसे चलता था वो चलेगा। कल हम ये पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं।